हेलो एवरीवन, वेलकम टू DBS के इंटर कॉलेज। पिछले वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था लेखन कला का विकास। लेखन कला का विकास कैसे हुआ, भाषा कौन सी थी। आज हम सीखेंगे लेखन प्रणाली। लेखन प्रणाली कैसे विकसित हुई। तो लेखन प्रणाली कैसे विकसित हुई, इस संबंध में हम आपको पुराने मेसोपोटामिया के कहानियों में से एक कहानी सुनाना चाहते हैं, जो मेसोपोटामिया के काव्य का एक छोटा सा अंश है। पुराने मेसोपोटामिया में एक राजा थे एनमर्कर। ये एक राजा थे एनमर्कर, जो उरूक में शासन कर रहे थे। आपको बताया था शुरू में कि उरूक और मारी दो स्थल ऐसे हैं जहां पर लगभग 10 सालों तक खुदाई का कार्य जारी रहा, और इतने वर्ष तक भारत के किसी भी या सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी क्षेत्र में इतने देर तक खुदाई कार्य नहीं हुआ। तो आपने को बताया था उरूक और मारी। तो ये उरूक शहर के राजा थे, शासक थे। तो इन्होंने अपने यहाँ मंदिर बनवाना चाहा, एक भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहते थे। इसके लिए चूँकि आपको इसके पहले वीडियो क्लास में ये भी बताया गया कि वहाँ पर धातुओं, सोना चांदी, रंगीन पत्थर, इन सब की अनुपलब्धता थी, अर्थात ये सब उपलब्ध नहीं थे, इनको बाहर से मंगवाया जाता था। तो हुआ यूँ कि जब मंदिर बनवाया जाना है, तो इन्होंने सोचा कि मंदिर में सोना चांदी और रंगीन पत्थर और लाज वर्क लगवाया जाए। लाज वर्क का अर्थ है चांदी, इसका अर्थ है चांदी। तो इन्होंने अपने एक दूत को भेजा सुदूर देश का नाम था अरट्टा। देश का नाम था अरट्टा। अरट्टा के मुखिया के पास अपने दूत को एनमर्कर ने भेजा। दूत जा रहा है, जिसने उस महाकाव्य को लिखा है वह कवि बता रहा है कि दूत जा रहा है, उसने 4 पर्वत श्रृंखलाएं पार की, अर्थात 4 पर्वतमालाएं पार की, 5 पर्वतमालाएं पार की, 7 पर्वतमालाएं पार की, और पार करते करते जब सूसा नामक शहर में वह पहुंचा, सूसा नामक शहर के ऊपर, अर्थात इसके ऊपर जो पर्वत थे, वहाँ पर से उसने क्या देखा कि जो सूसा नगर के निवासी हैं वो चूहे की तरह हैं। अर्थात वह दूत इतनी ऊंचाई पर था कि उसे सूसा नगर के निवासी चूहे की तरह दिखाई दे रहे थे और उसे प्रणाम कर रहे थे, ऐसा उसे महसूस हुआ। ठीक है, तो आप आगे देखेंगे। तो हम आपको बता रहे थे कि सूसा नगर के निवासी उसे चूहों की भांति प्रणाम कर रहे थे, ऐसा कवि ने लिखा है उस महाकाव्य में, और ऐसा दूत को लग रहा था। क्योंकि वह बहुत ऊंचाई पर था और ऊंचे स्थान पर से चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं। तो यह दूत गया, कहाँ गया? अरट्टा के मुखिया के पास। अरट्टा के मुखिया के पास गया, उसने कहा कि उसे लाजवर्क चाहिए, मतलब उसने सारे आभूषण और रत्न की मांग की, लेकिन अरट्टा का जो मुखिया था वो मना कर दिया। फिर ये दूत एनमर्कर की तरफ से उसे धमकी दिया कि हम चढ़ाई कर देंगे, तुम्हारे राज्य को छीन लेंगे। धमकी देने के बावजूद जब इसने नहीं दिया, तो ये वापस आया लाजवर्क के पास। लाजवर्क ने दोबारा से भेजा, अर्थात यह बार प्रयत्न किया, बारंबार प्रयास किया दूत ने, और वह अपने कार्य में सफल नहीं हो सका। अंत में एनमर्कर ने एक लिखित, चूँकि यह अपनी बातों को अरट्टा के मुखिया के पास जाकर समझा नहीं पाता था, अंत में एनमर्कर ने लिखित दिया, तब जाकर के लिखित कैसे दिया? लिखित देने के लिए उसने चिकनी गीली मिट्टी को पट्टियों में बनाया और उस पर कीलाकार अक्षरों में लिख कर दिया, और कहा जाता है कि यहीं से लेखन प्रणाली की शुरुआत हुई। ऐसा उस महाकाव्य के अनुसार माना जाता है, लेकिन अक्षरशः यह जरूरी नहीं कि यह बातें पूरी तरह सत्य हों। यह बात आवश्यक नहीं है कि पूरी तरह सत्य हो, पर फिर भी हमें उस काल के एनमर्कर के द्वारा लिखित
इस कहानी के आधार पर उस काल के इतिहास के बारे में जानने का स्रोत प्राप्त होता है, मिलता है। कहा जाता है कि यहीं से लेखन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो इसने मिट्टी की पट्टी पर कीलाकार अक्षरों में लिख कर दिया। दूत अरट्टा के मुखिया के पास गया और उसकी त्योरियां चढ़ गई। वह ध्यान से पढ़ता रहा और उसकी त्योरियां चढ़ गई, अर्थात उसकी भावों पर बल पड़ गया। फिर भी वह समझ नहीं पाया। आगे देखिए, लेखन प्रणाली ये एक छोटी सी कहानी थी जिसके माध्यम से हम आपको बताना चाहते थे कि इस लेखन प्रणाली की शुरुआत एन मरकर ने ही की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय व्यापार के बारे में भी कोई विशेष रूप से परिचित नहीं था। एन मरकर पहला शासक था, उरूक का शासक एन मरकर पहला था जिसने उस तत्कालीन समाज को व्यापार से परिचित करवाया। उसने उसे व्यापार से परिचित करवाया और लेखन प्रणाली से परिचित करवाया। यही था वह जिसने लेखन प्रणाली की शुरुआत की। इसके आगे आप देखेंगे इस छोटी सी कहानी के बाद हम आपको ले चलते हैं अपने मुख्य बिंदु की तरफ। लेखन प्रणाली तत्कालीन मेसोपोटामिया के समाज में जिस ध्वनि के लिए कीलाक्षर या कीलाकार ध्वनियों का इस्तेमाल किया जाता था, वे शब्द होते थे, स्वर या व्यंजन नहीं होते थे। जैसे अंग्रेजी या हिंदी का स्वर है, ये देखिए स्वर है आ अंग्रेजी में, ए, या फिर व्यंजन है बा अंग्रेजी में बी। तो इस तरह के नहीं होते थे वे जो स्वर और व्यंजन नहीं होते थे। वो जो ध्वनियाँ थी सीधा अक्षर होती थी। अर्थात जैसे रखना हम यहाँ लिख रहे हैं कि हम अपनी भाषा में आपको समझा रहा हूँ, वहाँ ये जो कीलाक्षर होते थे वे इस तरह के होते थे। जैसे पुट, नेट, इस तरह के अक्षर होते थे, ना कि ध्वनियाँ होती थी या फिर स्वर या अक्षर। इस तरह के जब अक्षर होते थे, शब्द होते थे। आप ध्यान दीजिए, अक्षर अर्थात स्वर या व्यंजन को सीखना आसान है, इसको सीख करके हम शब्द बना सकते हैं। लेकिन जब शब्द ही रहेगा तो हमें ढेर सारा शब्द सीखना पड़ेगा। जब हमें ढेर सारा शब्द सीखना पड़ेगा तो चूंकि उस समय कीलाकार अक्षर होते थे, अर्थात चिन्हों के माध्यम से अपने शब्दों को व्यक्त किया जाता था। तो उस समय तत्कालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन प्रणाली बहुत विशेष महत्व रखती थी और इसके लिए ढेर सारे चिन्हों और प्रतीकों को सीखना पड़ता था, याद रखना पड़ता था, जिसके कारण इस चिन्हों को सीखने वाला व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी और सम्माननीय होता था। आगे देखिए, मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे, जैसा मैंने अभी आपको बताया, और उन्हें गीली मिट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखने पड़ते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता में लिपिक अर्थात लेखाकार को सैकड़ों चिन्ह और अक्षर सीखने पड़ते थे, सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उन्हें वह गीली मिट्टी पर गीली मिट्टी को सूखने से पहले ही लिखना पड़ता था, क्योंकि गीली मिट्टी सूख जाएगी तो उस पर आप नहीं लिख सकते। आगे देखिएगा, लेखन कार्य में बड़ी ही कुशलता की आवश्यकता थी। लेखन कार्य में, चूँकि लेखन कार्य में सैकड़ों चिन्हों को सीखना है, उसके बाद उसको लिखना है, तो इसमें बड़ी ही कुशलता की आवश्यकता थी। इसलिए माना जाता है कि लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण का काम था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि लिखने का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण का कार्य था, अर्थात अत्यंत महत्वपूर्ण था। अर्थात जो लिखना सीख जाता था, लेखन प्रणाली के विकास में जो लिखना सीख जाता था वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। यह बहुत बारीक काम था। तो इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता है। किसी भाषा को, कोई भी भाषा हो, उसकी विशेष ध्वनियों को प्रस्तुत करना, दृश्य रूप में प्रस्तुत करना। जैसे मैंने बोला कार्य, ये ध्वनियाँ हैं कार्य, इसको दृश्य रूप में प्रस्तुत करना अर्थात लिखना, कार्य।
यह उस समय में महान बौद्धिक उपलब्धि थी। इस समय तो अधिकतम लोग, मतलब जिसे थोड़ा सा भी लिखना पढ़ना आता है, वह अपने भाव को लिख करके बता सकता है, लेकिन उस समय लिखना एक बौद्धिक उपलब्धि थी, एक बहुत बड़ी बौद्धिक उपलब्धि थी। साक्षरता, इसके बाद आपकी मुख्य जो हेडिंग है वो है साक्षरता, अर्थात मेसोपोटामिया के साक्षरता के बारे में है। जो मेसोपोटामिया के लोग थे, चूँकि सभी को तो ये अक्षर, ये जो चिन्ह सीखने पड़ते थे लिखने के लिए, ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह सीखने पड़ते थे, सभी के बस की तो बात थी नहीं। तो सभी लोग इतने, चूँकि उस समय शिक्षा का संसाधन भी इतना ज़्यादा नहीं था, तो वहाँ की जो साक्षरता दर थी बहुत ही कम थी, अर्थात बहुत कम लोग ही पढ़े लिखे थे, बहुत कम लोग ही पढ़े लिखे थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता में बहुत कम लोग ही पढ़े लिखे थे। इस सभ्यता के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या ज़्यादा थी, आप ध्यान दीजिए, चूँकि प्रत्येक शब्द के लिए अलग अलग चिन्ह हैं, प्रतीक हैं, तो उनकी संख्या ज़्यादा होगी ही। तो ना केवल प्रतीकों और चिन्हों की संख्या ज़्यादा थी, बल्कि ये पढ़ने में बड़े पेचीदा थे। चूँकि ये कीलाकार थे और पढ़ने में बड़े पेचीदा थे, इनको समझना इतना आसान नहीं था। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अगर राजा स्वयं पढ़ना जानता था, पढ़ सकता था, तो वह चाहता था कि जो उसके प्रशस्तिपूर्ण अभिलेख लगाए जाएं, उसमें उसका उल्लेख अवश्य किया जाए। लेखन का प्रयोग, जैसा मैंने आपको इसके पहले एनमर्कर की कहानी सुनाई, तो लेखन का प्रयोग उससे संबंधित है। लेखन का प्रयोग साक्षरता के विषय में एक और बात है, उसे हम जान लेते हैं। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था और उसकी शुरुआत इस तरह से की जाती थी। एक अधिकारी द्वारा, साक्षरता में हम देख रहे हैं कि एक अधिकारी द्वारा लिखा गया पत्र राजा को सुनाया जाता था और उसकी शुरुआत इस तरह से की जाती थी, मेरे अमुक मालिक को, मेरे अमुक मालिक को ... अर्थात मेरे यहाँ राजा का नाम अर्थात मालिक का नाम, यहाँ इसके आगे की कुछ बातें, मेरे अमुक मालिक को मेरे अमुक सेवक या उनके अमुक सेवक ... इसके आगे निवेदन करता है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा किया। या साक्षरता के विषय में बताता है कि जो राजा थे, यदि वे स्वयं पढ़ना लिखना जानते थे, वे अपने प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में इसका उल्लेख करवाते और इसके बाद उनके अधिकारी द्वारा पत्र पढ़ा जाता। अगर कोई पत्र आ जाता था तो वह उनके अधिकारी द्वारा पढ़ा जाता था। इसका तात्पर्य ये है कि राजा के बाद उसका अधिकारी ही साक्षर होते थे। आगे देखिए, सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में यह लिखा गया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में सृष्टि के बारे में एक महान पौराणिक काव्य लिखा गया है, जिसके अंत में लिखा गया है, अर्थात उस काव्य के बारे में उस अंत में लिखा गया है, इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाएगा। इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाएगा और बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को पढ़ाएं। अर्थात उसमें लिखा गया है कि इन काव्य की पंक्तियों को सदा याद रखा जाएगा, बड़े बूढ़े लोग उसे छोटों को पढ़ाएं। जैसे मैंने पढ़ लिया, मान लीजिए मैं बड़ा हूँ, तो मुझसे छोटे जितने, मैं उन सबको यह पंक्तियाँ पढ़ाऊँ। आगे, बुद्धिमान और विद्वान लोग इस पर चर्चा करें। बुद्धिमान और विद्वान लोग इस पर चर्चा करें। पिता इन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराए। अर्थात जिस पिता के घर में पुत्र हैं, वह उनके सामने इन पंक्तियों को बार बार दोहराए। देखिए, साक्षर बनाने का एक तरीका है,
मैं बड़ा हूँ, अपने छोटों को बताऊँगा, अर्थात मेरे छोटे भी साक्षर होंगे। मान लीजिए मैं पिता हूँ, अपने पुत्रों को बताऊँगा तो मेरा पुत्र भी साक्षर होगा, वह अपने पुत्र को बताएगा, वह अपने पुत्र को बताएगा। इस तरह से साक्षरता बढ़ती जाएगी। आगे लिखा है, यहाँ तक कि ग्वालों के कान में भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहें। अर्थात ग्वाले, चरवाहे, चूँकि वहाँ यायावर जीवन हुआ करता था, लोग उत्तर या उत्तर पूर्व में स्टेपी घास के मैदानों में अपने ग्वालों को या पशुओं को चराने जाया करते थे। तो वही कह रहे हैं, ग्वालों के कान सदा इसे सुनने के लिए खुले रहें। देखिए साक्षरता बढ़ाई जा रही है। हमने सुना, हमने किसी और को बताया, अपने छोटों को बताया, उन छोटों ने किसी को बताया और उन छोटों के द्वारा ग्वालों के कानों तक खबर गई। साक्षरता बढ़ी, अर्थात ज्ञान हो रहा है। उस काव्य की पंक्तियों के बारे में यह बातें बताई गई हैं। अब आप देखेंगे लेखन का प्रयोग। लेखन के प्रयोग में एनमर्कर की कहानी, उसने ही लेखन प्रणाली की शुरुआत की, ऐसा माना जाता है। तो जैसा मैंने बताया था, एनमर्कर की घटना को अक्षरशः सत्य नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर भी इस विचारधारा के अनुसार राजा ने ही लेखन का विकास, व्यवस्था और उसकी शुरुआत की। एनमर्कर की कहानी उसने लाजवर्द मंगाने के लिए भेजा था अपने दूत को। दूत बार बार जाए पर वह असफल हो जाए, तो फिर उसने गीली मिट्टी की पट्टिका पर किलाकार अक्षरों में लिख कर दिया था। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि लेखन प्रणाली की शुरुआत एनमर्कर ने की थी, पर इस बात को अक्षरशः ही हम नहीं मान सकते। लेकिन इस विचारधारा के अनुसार, मेसोपोटामिया के काव्य के अनुसार, उस विचारधारा के अनुसार यदि हम देखें तो लेखन प्रणाली का शुरुआत जो है राजा ने ही किया। जैसा एक दो उदाहरण मैंने दिया कि राजा यदि पढ़ा लिखा होता था तो वह चाहता था प्रशस्तिपूर्ण पत्रों में उसका नाम का उल्लेख किया जाए। राजा के बाद उसके अधिकारी उसका पत्र पढ़ते थे, अर्थात राजा पढ़ा लिखा हुआ, जब राजा पढ़ा लिखा हुआ तो उसने ही लेखन प्रणाली की शुरुआत की। इसके बाद उसके अधिकारी, फिर धीरे धीरे यह स्तर निचले स्तर तक आया। तो आप ये देखेंगे कि यह महाकाव्य बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, उसके साथ ही मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की झलक भी मिलती है। लेखन प्रणाली में, लेखन जो प्रणाली थी उसके अनुसार लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और सूचनाओं को आदान प्रदान करने का साधन तो था ही। उस पुराने महाकाव्य के अनुसार लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और सूचनाओं का आदान प्रदान करने का साधन तो था ही, इसके बावजूद मेसोपोटामिया के शहर की संस्कृति की झलक दिखाता है यह लेखन प्रणाली या लेखन कला। तो आज हम यहीं तक सीखेंगे, इसके आगे सीखेंगे हम अगले वीडियो क्लास में। तब तक आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए और देखते रहिए DBSK इंटर कॉलेज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।